कक्षा 8वीं के एमसीक्यू के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें देखना था 21वां प्रश्न से। तो 21वां प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या स्थित हो सकती है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे दो परिमेय संख्या दिया है, एक है 2/3 और दूसरा है 3/5। अब नीचे के मान देखो दोनों अलग अलग है, एक में 3 है एक में 5 है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नीचे के मान को बराबर करना होगा। तो 3 गुणित 5 दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 ये हो गया नीचे के मान, तो ऊपर के मान में भी कुछ चेंजेस होगा। तो जो 5 है ना उसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा मतलब नीचे तो 15 आ चुका है, ठीक है। ऊपर के मान को देखते हैं, तो ऊपर का मान कितना हो गया 5 दूनी 10, तो इस साइड में 10 हो गया और इस साइड में 9 हो गया। तो 10/15 आ गया और एक में आ गया 9/15 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास परिमेय संख्या 2 है, तो दोनों में क्या करेंगे, दो दो का गुणा कर देंगे हर और अंश में। तो नीचे का मान 30 हो गया दोनों में, और ऊपर का मान हो जाएगा, एक में 18 होगा और एक में 20। अब देखो 18/30 हो गया और एक हो गया 20/30 हो गया। तो बचा क्या, 18 के बाद 19 आना था, 19 के बाद 20, तो डायरेक्ट 18 के बाद 20 आ रहा है। तो 19/30 कहाँ पे है ये हमें देखना है। तो ये जो आंसर है वो सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो 22वां प्रश्न देखते हैं। संख्या 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। मतलब विभाजित नहीं, वो अंक बताना है। तो सभी से अगर भाग दे के देखोगे, 2 से 3 से 4 से, तो ये भाग जा रहा है, लेकिन 5 से ये भाग नहीं जा रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसके बाद अगला देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात 3/2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न का आंसर मैं भी रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 मतलब 3/4 और 7/4 के बीच में है। तो इनके बीच में तो देखो नीचे के दोनों मान तो बराबर है, बराबर है मतलब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, कोई भी कुछ भी नहीं करना है हमें, डायरेक्ट हमें इसके बीच के अंक देखना है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4, तो 4/4 हो गया, उसके बाद 5/5 और 6/6, तो 3 अंक इसके बीच में है। अब पहला देखते हैं, 4/4 को भाग देते हैं तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन में 1 है क्या, नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, किस में बढ़ेंगे, 5/4 में। 5/4 को भाग देते हैं, 5 को भाग देते हैं 4 से, तो 5 को अगर भाग देते हैं 4 से तो आ रहा है दशमलव में, मतलब 1.25 आ रहा है। तो देखो 1.25 है कि नहीं है, यहाँ पे तो कौन से ऑप्शन में, डी है, तो इसका आंसर होगा डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें अब 6 को करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो डी में आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा। आगे बढ़ते हैं 25वां। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा। तो हमें इनके दो बराबर भुजाओं की माप का योग निकालना है। तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ पे हल करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थॉटली बता रहा हूँ, ठीक है, अपने दिमाग को दौड़ाना है आपको यहाँ पे। अब देखो परिमाप कैसे निकाला जाता है, सभी भुजाओं का योग, कितने भुजा होते हैं, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योग करना होता है, और दूसरे साइड में बराबर में परिमाप के मान को रखते हैं। तो देखो परिमाप का मान कितना दिया है, 62/15, और तीनों भुजाओं के मान में हमें सिर्फ दो भुजा का मान निकालना है, ठीक है, एक भुजा का पहले दिया है तो दो का मान याद करना है, एक दिया है मतलब कितना होगा 3 भुजा। तो ये जो 4/3 है, अगर उसको उस पर पक्षांतर कर देंगे 62/15 के साइड में, तो क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 62/15 माइनस 4/3। अब नीचे के मान दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करके जब इसे लघुत्तम निकालने के बाद जब हल करेंगे तो मान आएगा 42/15 सेंटीमीटर आएगा, और ये जो आंसर है वो डी इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है 20 का घात 30 दिया हुआ है यहाँ पे,
में किसके समान है, तो इसका आंसर भी डी होगा। मैं यहाँ पे पहले ही इसका आंसर मैं शुरू वाले में भी ऐसे ही एक प्रश्न था उसको भी बताया था, तो उसका आंसर जैसा आया वैसा ही इसका भी आंसर डी आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 27वां प्रश्न। सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मान लो, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है पुत्र की आयु x दिया हुआ है, तो इससे जो है वो कितने गुना है, 3 गुना। तो x के साथ 3 का गुना कर दो तो 3 हो गया। फिर 2 वर्ष कम करना है तो माइनस कर दो, तो 3x - 2 कहाँ पे है, b में है, तो इसका आंसर हो जाएगा b हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 28वां प्रश्न में, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिणाम को प्रदर्शित करता है। अधिक परिणाम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a जो है b/a कर रहा है, मतलब भाग दे रहा है, तो अधिक परिणाम को कभी भी भाग प्रदर्शित नहीं करता। कोई भी संख्या को भाग दोगे तो देखो सबसे कम मान प्राप्त होता है। घटा रहे हैं, घटाना भी कम मान को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका भी आंसर ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे c और d आ रहा है। c और d कैसे आ रहा है, अगर संख्या छोटा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं a को 1 मानता हूँ और b को भी मैं 1 मानता हूँ, दोनों को चलो 1 मान रख देते हैं, तो कितना होगा, c में रख के देखो तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब d में रखते हैं तो कितना होगा, 1 × 1 1 होगा। तो कौन अधिक है, 1 अधिक है कि 2, तो 2, तो इसका आंसर क्या होगा, c होगा। ठीक है, अधिक मान को प्रदर्शित कर रहा है, b + a कर रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी। तो हमें इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई 8 दिया है, तो आप सभी को पता होगा कि एक आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे एक चौड़ाई है तो दूसरा चौड़ाई भी 8 ही होगा, तो कितना हो गया, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब 16 को 34 में घटा दो तो कितना बचेगा, 18। तो 18 तो दोनों लंबाई का मान है ना, तो हमें एक लंबाई चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 कहाँ पे देखो, सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 30वां प्रश्न को। 30वां प्रश्न में क्या है, रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती है। इसके 3 विषयों का परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। तीनों विषयों के परीक्षा का अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रूबी को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, और गीता को 72, मतलब गीता को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषय के दोनों के दिए हुए हैं। तो इसका जो औसत होगा रूबी का वो होगा 68 आ रहा है, 68। तीनों को अगर जोड़ोगे तो इसका औसत प्राप्त हो रहा है 68 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो औसत है ये प्राप्त हो रहा है 66 कुछ प्राप्त हो रहा है गीता का। ठीक है, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो। अब देखते हैं प्रश्नों को हल करते हैं। क्या कहा है यहाँ पे, रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर है, कह रहे हैं। क्या बराबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि रूबी का जो औसत आ रहा है 68 और गीता का औसत आ रहा है 66 कुछ आ रहा है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम है, तो ये भी गलत है, क्योंकि रूबी के अधिक है तो गीता के तो कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा बोला है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सी देखते हैं, गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए। ये आंसर सही है, क्योंकि इसके जो औसत अंक है वो कितना है, 68 है, और 68 से इन्होंने अधिक अंक प्राप्त किया, 72 प्राप्त किया। इसका अर्थ है ये सही है। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न को। 31वां में है, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में। चलो आगे देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए पौधे के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखो 4 पौधे दिया हुआ है। एक जो है ये वाला पहला चित्र अ, ब, स और द। ठीक है, पहला स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा मान लो प्याज जैसा दिखाई दे रहा है, तीसरा गन्ने जैसा दिखाई दे रहा है और चौथा जो है वृक्ष जैसा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण सिर्फ दलहन फसल में होता है। दलहन फसल, दलहन में जैसे अरहर है, ठीक है, सोयाबीन है, ये सब क्या है, दलहन फसल है। तो दलहन फसल में ही जैसे मटर भी है, तो मटर भी दाल बनता है। ठीक है, तो यही जो फसल है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। तो ये तीनों जो है ब, स और द,
तीनों दलहन फसल नहीं है, इसलिए नहीं पाया जा सकता। तो अ जो है वो दलहन फसल के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। फिलहाल यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है ये चित्र में, लेकिन मेन जो होगा वो दलहन होगा और राइजोबियम जो पाया जाता है वो दलहन फसल में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं अधिकतर चांस में यहाँ पे लूँगा अ लूँगा। इसके बाद देखो 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है? एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी? हमें बस की चाल को बताना है। तो सीधी बात है कि इसको 3 से डिवाइड कर दो 90 को, तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पे है? सी में है, तो इसका आंसर होगा सी होगा। 34वां प्रश्न है, पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया, उसे ऊष्मा महसूस हुई, यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, क्योंकि मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाने वाली जो तंत्र है वह तंत्रिका कोशिका होता है। यहाँ पे 35वां देखते हैं, भारी वाहन मतलब ट्रक बोला है यहाँ पे, के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? तो इसका आंसर होगा दाब कम करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए हो जाए। चलो 37वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ध्यान से हमें इस चित्र को देखना है। अब इस चित्र में से ऑप्शन हमें देखना है, परावर्तित किरण देखना है इसमें। तो परावर्तित किरण कौन सी हो सकती है? तो इसमें अ ब स द, तो अ तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो देखो अ जो है ऊपर की ओर जा रहा है, उसे जाना तो था अ की ओर, लेकिन वो परावर्तित होके ब स द इन तीनों में से किसी एक में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे दिया आई का मान 60 बन रहा है, तो आई का मान 60 बन रहा है, उसी को हमें लेना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो सबसे शुरू में 30 है, नीचे में दूसरा 60, उसके बाद 70 है। तो 60 किस में बन रहा है? स में बन रहा है, तो इसका आंसर होगा किरण स आएगा। 38वां प्रश्न देखो, कोविड-19 संक्रमित, ठीक है, व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलाने की संभावना सबसे कम होती है। तो इसमें आ जाएगा बी आएगा, लगातार मास्क का उपयोग करते रहने से कम होता है फैलाने की चांसेस। इसके बाद 39वां देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी व्यक्ति को कोशिका के भीतर और बाहर जाने नहीं देता है, कह रहा है। तो इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली। 40वां प्रश्न है, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणु से होने वाले 2 रोग कौन से हैं? तो हमें ये बताना है जीवाणु से होने वाले 2 रोगों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हैजा दिया, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज और टाइफाइड। तो हैजा और टाइफाइड जो है वो जीवाणु युक्त है, बाकी जो है विषाणु है। और रेबीज को छोड़ दो, रेबीज को विषाणु में भी गिना जाता है और अन्य बीमारी के रूप में भी गिना जाता है, इसीलिए यहाँ पे हैजा और टाइफाइड इसका मेन आंसर होगा। तो देखो हैजा और टाइफाइड कहाँ पे है? डी पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा और टाइफाइड। ठीक है, बाकी प्रश्न का आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।